हेलो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा आपको सीटी स्कैन के बारे में कि सीटी स्कैन इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे बात आपने पहले कि आपने ड्रेसिंग सेंस का अपना देखना है। जीन्स वगैरह पहनी है तो आपने लुक ऐसी होनी चाहिए कि उनको भड़काऊ लुक ना लगे, जेन्युइन लुक होनी चाहिए, नहीं तो आप फॉर्मल पहन के जा सकते हो। सेकेंडली आपका टॉकिंग स्टाइल, बातचीत करने का स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना सवाल पूछे उतना ही जवाब देना चाहिए। उसके अलावा आपको फालतू में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तीसरा, आपको ये है कि आप टाइम के पंचुएट होने चाहिए। यदि आपको 8 बजे बुलाया, 10 बजे बुलाया, 12 बजे बुलाया तो आपने 5 मिनट 10 मिनट पहले ही जाके बैठ जाइए आप वहाँ पे। तो आपने उससे लेट बिल्कुल नहीं होना। यदि लेट होगे तो अगले को एक्सक्यूज मिल जाएगा कि आप जॉब पे भी लेट आओगे, क्योंकि आप अभी भी लेट हो तो जॉब पे भी लेट आओगे। ठीक है, तो उसके आगे आपने उनको सीवी दिखाना है, रिज्यूम दिखाना है। ठीक है, सीवी रिज्यूम होगा, वो देखेगा, रीड करेगा। रीड करने के बाद वो पूछेगा आपको रीजन, जॉब छोड़ने का रीजन क्या था आपका। जो रीजन है वो पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब जॉब जो मेरे घर से था वो दूर था, या कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन लगा सकते हो आप। ठीक, कि हाँ भी बंदे का जो रीजन था वो बिल्कुल जेन्युइन था, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद इसमें भी आपने ध्यान रखना है, कोई एक्स्ट्रा मतलब की बात उसमें कुछ नहीं करनी। जो रीजन आप बताना है उसके बाद चुप कर देना है। ठीक है, उसके बाद वो आपको पूछ सकता है कि आप सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है। सीटी स्कैन की आपने फुल फॉर्म बता देनी है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो यदि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा तो वो बोल पाएगा कि आपको सीटी स्कैन और कैट स्कैन में क्या डिफरेंस है। पहले तो कैट स्कैन होती थी, उसके बाद सीटी स्कैन कैसे हो गई। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि कैट स्कैन में क्या होता था, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। उसमें सिर्फ एक्सियल ट्रांसवर्स कट ही लिए जाते थे, तो बल्कि 3 सेक्शन उसमें बिल्कुल नहीं मिलते थे। कॉर्नल सैज उसमें नहीं मिलता था, सिर्फ एक्सियल सेक्शन ही मिलते थे। ठीक है, उसके बिहेव पे भी हमें रिपोर्ट करनी पड़ती थी। अभी क्या है, अभी हमें 3 ओरिएंटेशन मिलती है, कॉर्नल, सैज और एक्सियल। ठीक है, तो अभी इसका नाम सीटी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी हो गया है। पहले था कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। ठीक है, जिसे हम कैट स्कैन बोलते थे। अभी भी कई रेडियोलॉजी डॉक्टर होते हैं जो कैट स्कैन लिखकर भेज देते हैं, कैट स्कैन लिख के भेजते हैं, जिससे हमें कई जो नए टेक्नीशियन है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट हमको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, उसके बाद जब पेशेंट हम लेंगे तो आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रख सकते हो। ठीक है, पूछेगा पेशेंट आपके पास आ गया तो आप क्या करोगे, पेशेंट को कैसे अटेंड करोगे। पहले तो देखना है मेल है, फीमेल है, जब बच्चा है। ठीक है, पेशेंट के कौन से पार्ट की स्कैन है। यदि बच्चा है तो हम उसको लिटाएंगे। मान लो बच्चे के ब्रेन की स्कैन है। ठीक है, बच्चे की सिर की स्कैन है तो उसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट को लिटाएंगे। लिटाने के बाद उसकी पोजीशन करेंगे। पोजीशन करने के बाद उसका ब्रेन की स्कैन है, तो जो उसका बाकी एरिया है नीचे वाला, ठीक है, ब्रेन फेस को छोड़ के उससे नीचे वाला एरिया, वो लेड एप्रन से हम उसको कवर कर देंगे ताकि पेशेंट को ज़्यादा रेडिएशन ना लगे। पेशेंट को रेडिएशन ना लगेगी तो पेशेंट भी इस बात से, अभी क्या है, जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं पेशेंट। ठीक है ना, एजुकेटेड होते हैं पेशेंट, वो समझ जाते हैं कि आपने मेरे को लेड एप्रन क्यों नहीं दिया। ठीक है, जो आपके साथ वाला है, रेडियोलॉजिस्ट है, या HR है, या टेक्नीशियन है, ठीक है, वो देखेगा आप किन किन बातों का ध्यान रख रहे हो। ठीक है, तो आपने पेशेंट को अटेंड करना है तो उसमें लिटा के उसके बाद आपने उसको लेड एप्रन दे देना है ताकि उसको एक्स्ट्रा रेडिएशन ना लगे। ठीक है, यदि अडल्ट है तो सेम अडल्ट में भी ऐसे ही करना है। यदि फीमेल पेशेंट है, ठीक है, फीमेल पेशेंट में आपने जो मतलब की अर्ली एज होती है, मतलब कि 40 साल से नीचे नीचे 45 साल, ठीक है, 45 साल भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 40 साल से नीचे नीचे आपने उनको अच्छे से हिस्ट्री लेनी है। उनको प्रेगनेंसी के बारे में पूछना है कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। ठीक है, सीटी स्कैन में इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि ज़्यादातर इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि यदि कोई फीमेल पेशेंट आ जाए तो आप उसको क्या क्या बातों का ध्यान रखोगे। ठीक है, तो इसमें ये बात मेरे से हो चुकी है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो हम पेशेंट को प्रेगनेंसी के बारे में पूछेंगे, प्रेगनेंसी है या नहीं है। ठीक है, यदि नहीं है तो हम पेशेंट को लिटाएंगे। यदि प्रेगनेंसी है तो फिर हम जो स्कैन होती है वो कैंसिल कर देते हैं, तो हम पेशेंट की स्कैन नहीं करते। ठीक है, कुछ ज़्यादा एमरजेंसी हो, ठीक है, तो उसके बाद डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, या तो हम फिर उसकी स्कैन कन्वर्ट कर सकते हैं कि किसी न किसी और स्कैन में, ताकि उसका डायग्नोज हो सके। ठीक है, तो अभी बात आ जाती है सीटी होल एब्डोमेन की, जिसमें हम कंट्रास्ट करते हैं। कंट्रास्ट में भी वो पूछेगा कि इसमें भी 2 स्कैन होती है, एक प्लेन स्कैन होती है, NCCT होती है, एक CCT होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। NCCT, ठीक है, NCCT में क्या होता है, हम विदाउट कंट्रास्ट करते हैं।
जिसकी फुल फॉर्म है नॉन कंट्रास्ट कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ठीक है, एनसीसीटी की आपको पता चल गया है। तो अभी बात हम कर रहे हैं सीईसीटी की, कंट्रास्ट इन्हांसमेंट कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ठीक है, ये नॉर्मल टेक्नीशियन को नहीं पता होता है कभी कभार। ठीक है, बट आपने याद रखना है, जो छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है जब भी इंटरव्यू देने जाते हो। यदि आप इंटरव्यू नहीं भी दे रहे हो तो फिर भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आपका जूनियर या पेशेंट पूछ सकता है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो अच्छे से कि ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आते हैं क्रेटनाइन। ठीक है, जब भी हम कंट्रास्ट वाली स्कैन करें तो उसमें हमने पेशेंट का क्रेटनाइन देखना है। ठीक है, क्रेटनाइन 0.5 से 1.3 से नीचे नीचे होना चाहिए। ठीक है, 0.5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, बल्कि 1.3 से नीचे नीचे ही होना चाहिए। यदि ऊपर जाता है तो उसमें क्या होता है, हम एक स्पेशल मेडिसिन होती है, बिजी पैक कंट्रास्ट होता है, तो हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट उसका भी एक लेवल है, उसको भी हम कितने लेवल तक यूज कर सकते हैं, 1.8 या 9, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नीचे कर सकते हैं। उनका भी एक स्पेशल एक ऐप होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हम पेशेंट का क्रेटनिन बढ़ सकते हैं, उसमें पेशेंट का हाइट वेट बढ़ सकते हैं, पेशेंट की एज बढ़ सकते हैं, उसमें मेल है फीमेल है, वो बढ़ने के बाद उसमें हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसका ग्राफ होता है जो ओपन हो जाता है। ठीक है, ग्राफ होने के बाद उसमें पता चलता है नॉर्मल, अर्ली के बाद मॉडरेट के बाद सीवियर के बाद होता है जो किडनी फेलियर, कि हाँ भी यदि हम ये भरेंगे तो उसमें क्या पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम में भी हो सकता है जैसे पेशेंट की ज़्यादा हम क्रेटनिन हाई होगा तो एज रिलेटेड सारा कुछ करके हम देखेंगे उसमें कौन सा ग्राफ बता रहा है, कहीं किडनी फेलियर का ग्राफ तो नहीं बता रहा, या मॉडरेट तो नहीं बता रहा, सीवियर तो नहीं बता रहा। सीवियर भी हो, सीवियर और मॉडरेट के बीच में हो, फिर भी हम पेशेंट को प्रिकॉशन रखनी है ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसेंट फॉर्म की। ठीक है, पेशेंट को कंट्रास्ट देने से पहले हमने क्या करना है, कंसेंट फॉर्म फिल करना है। फिल करने से पहले पेशेंट को अच्छी तरह से उसको बताना है कि हम कंसेंट फॉर्म क्यों भर रहे हैं। ठीक है, कंसेंट फॉर्म की वैल्यू क्या है, इसमें आपका क्या बेनिफिट है, हमारा बेनिफिट क्या है। ठीक है, मतलब कि जो भी आपको अच्छे से उसको बता देना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। यदि हम नहीं बताएंगे तो पेशेंट बाद में हमारे ऊपर भड़केगा कि आपने मेरे को ये बात तो बताई नहीं थी। आपने नहीं भी बताना तो उसको एक बार अच्छे से बता दीजिए कि आप ये कंसेंट फॉर्म है, आप इस पर साइन कर दीजिए। साइन करने से पहले आप एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये बात हो गई है हमारी सीटी स्कैन कंट्रास्ट वाली। उसके बाद कंसेंट हो गया, क्रेटनाइन हो गया। ठीक है, तो अभी प्रेगनेंसी नॉन प्रेगनेंसी इसमें भी आपने ध्यान रखना है फीमेल पेशेंट का। ठीक है, तो अभी हम आगे वाली बात करते हैं सीटी स्कैन कंट्रास्ट में सीटी होल एब्डोमेन। सीटी होल एब्डोमेन में हम पेशेंट को ओरल क्यों देते हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपको, ओरल क्यों देते हैं और ओरल देने का मेन मकसद क्या है। ठीक है, ओरल भी दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होता है, सिंपल एक पानी जैसा कंट्रास्ट होता है, हम वो पिला देते हैं, जैसे पेगलेक हो गया, मैनिटोल हो गया, ये नेगेटिव कंट्रास्ट में आते हैं। इसमें क्या होगा, जो पेट की इंटेस्टाइन है वो कलरफुल नहीं होएगी। ठीक है, बट उसमें जो हमारी इंटेस्टाइन है वो फूल जाएगी। ठीक है, डिस्टेंट हो जाएगी देखने में कि इसमें कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है, ये बात उसमें अच्छे से पता चल जाएगी। एक होता है पॉजिटिव कंट्रास्ट। पॉजिटिव में क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन है वो कलरफुल हो जाती है, जो इंटेस्टाइन है वो हमें व्हाइट दिखने लग जाएगी, उसमें भी सेम डायग्नोज होएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें देने का मकसद ये है जो पॉजिटिव कंट्रास्ट है कि यदि हमने नॉर्मल सीटी होल एब्डोमेन करना है तो उसमें दे देते हैं, यदि हमने एंजियो करनी है या यूरोग्राफी वगैरह करनी है तो उसमें हम नेगेटिव कंट्रास्ट दे देते हैं पेशेंट को, ताकि उसका प्रेशर भी बन सके, इंटेस्टाइन है वो अच्छी तरह से फिल हो जाए, तो हमें डायग्नोज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी आपको ओरल के बारे में भी पता चल गया। तो अभी हम बात करते हैं एनाटोमी की। इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको एनाटोमी तो बेसिकली आनी ही चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं भी है तो आपको नॉर्मल जो भी है एनाटॉमी आनी चाहिए, ताकि वो आपको पूछ सके तो आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो आपको सीटी स्कैन में बेसिक एनाटॉमी पता होनी चाहिए, ताकि जो पेशेंट के प्रॉब्लम आए तो आप उसको इजीली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एनाटॉमी में पूछेगा कि एनाटॉमी में ये देखिए ब्रेन है, ब्रेन में क्या है। ठीक है, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, कौन से पार्ट को कौन सी जगह पे होता है। ठीक है, ये आपको सारी एनाटॉमी थोड़ी बहुत ही तो पता होनी चाहिए, बेसिक डीपली नहीं तो आपको
अर्ली एनाटॉमी होती है, जो लाइटली होती है उस वो तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेंट्रिकल होते हैं, ये थैलमस है, ठीक है। बल्कि ऐसी ऐसी चीज़ें, राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है, जो सैल्वियन फिशर है, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपको डायग्नोस करने में और पेशेंट की कौन सी जगह में प्रॉब्लम आ रही है वो बता सको। इसके अलावा आपको ब्रेन में हेमरेज पता होना चाहिए, एसडीएच क्या होता है, ईडीएच क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इन्फार्क्ट क्या होता है, एडिमा कैसा दिखता है, लीजन कैसा दिखता है, ठीक है। हेमरेज तो आपको पता होनी चाहिए, ये तो नॉर्मली बात है एक सिटी टेक्नीशियन के लिए। यदि आपको नहीं पता तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि आप हेमरेज के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाए, तो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। आपको एक और वीडियो देखने में समझ लग जाएगी कि हाँ भी हेमरेज को क्या कहते हैं। इसके अलावा आपको मिडिल लाइन शिफ्टिंग भी पता होनी चाहिए। मिडिल लाइन शिफ्टिंग क्या होती है, जो हमारी सेरेब्रल फॉक्स होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो ब्रेन है वो राइट की साइड में गया हुआ है या लेफ्ट की साइड में, जो हेमरेज वाले पेशेंट में होता है, ठीक है। अभी आपको इसके अलावा इन्फार्क्ट पता लग गया, हेमरेज पता लग गया, एडिमा पता लग गया, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है कंट्यूजन का पता लग गया, हेमरेज, ठीक है, इन्फार्क्ट, नॉन इन्फार्क्ट, कंट्यूजन, सारा कुछ इसमें पता लगना चाहिए, जो जो बेसिकली चीज़ें, ताकि पेशेंट रात को आए तो आप इजीली उसको डॉक्टर को कॉल करके बता सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप डॉक्टर को कैसे डिफाइन कर पाओगे। ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो कंट्रास्ट वाला है, कंट्रास्ट में भी सेम है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए लीवर में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, डॉक्टर को हम बता सके, पेंटिसाइटिस है, पेंकिटाइटिस है, ब्लैडर में कोई लीजन आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एब्डोमेन की भी एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए, लीवर कहाँ पे होता है, किडनीज कहाँ होती है, ब्लैडर कहाँ पे होता है, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एंजियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, नेक एंजियो कैसे करते हैं, एओर्टिक एंजियो कैसे करते हैं, ब्रेन एंजियो कैसे करते हैं, ट्रिपल फेस कैसे करते हैं, इंटेरोग्राफी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों का आपका पता होना चाहिए। मान लो जी आपको पूछ लेता है कि इंटेरोग्राफी में क्या क्या प्रिकॉशन रखनी होती है, ठीक है। इंटेरोग्राफी में हमें पेशेंट को पहले तो क्या होता है अच्छे से डिफाइन करना होता है। जैसे आज हमारी इंटेरोग्राफी है, ठीक है, बट दूसरे दिन हमने इंटेरोग्राफी अपॉइंटमेंट लेके गया है, पेशेंट को हम बताएंगे आपने 12 बजे से पहले, आप खाना खाने से पहले 2 टैबलेट ले लेने हैं, चारकोल या डल्कोलेक्स की। खाना खाने के बाद भी हमने ऐसे ही सेम बोलना है कि पेशेंट को टैबलेट ले लेना है। उससे क्या होगा, जो पेशेंट का पेट है वो पूरा साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, जिसमें हमें इंटेरोग्राफी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इंटेरोग्राफी अच्छी आएगी, गैस वगैरह नहीं होगी, जो फेकल मेटल वगैरह होते हैं, जो वेस्ट मटीरियल है वो सारा वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ट्राइफेसिक है, ट्राइफेसिक में वो पूछ सकता है आपको टाइमिंग, ठीक है। ट्राइफेसिक यदि आप लीवर का करें तो आपने क्या करना है, उनको अर्ली फेस, आर्टीरियल फेस, पोर्टल फेस, वीनस फेस, उसके बाद ले। जो हमारा आर्टीरियल फेस होता है वो आप 17 से 20 तक ले सकते हो, पोर्टल का 33 से लेके 35 तक ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो वीनस फेस है आपने 50 से लेके 60 तक, 62 तक ले सकते हो। यदि टाइमिंग इससे आगे पीछे होता है तो आपका जो फेस है वो अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। जो डिले फेस है वो हमें चाहिए कम से कम 120 सेकंड का, ठीक है। तो डिले फेस में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो हमें आर्टीरियल, पोर्टल और वीनस में इस फेस का हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है, ताकि ये इनका टाइमिंग इधर उधर ना हो। यदि इससे पहले जब ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारे फेस है वो सारे ख़राब हो जाएंगे, हमारी स्टडी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ठीक है। यदि आप कॉर्नरी एंजियो कर रहे हो, जब वहाँ पे कॉर्नरी एंजियो है या नहीं है, तो आपने उस बात का भी ध्यान रखना है कि कॉर्नरी एंजियो में क्या क्या प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, पेशेंट को कैसे अटेंड करना पड़ता है, कैसे लीड लगानी होती है, लीड क्यों लगाते हैं, कौन से फेस में करते हैं पेशेंट के, ठीक है, उसकी प्रिकॉशन का पूरा ध्यान रखना होता है, ठीक है। मैं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपने उस सेंटर का, उस हॉस्पिटल का फोल्डर देखना है, ठीक है, जिसमें हम फिल्म डाल के देते हैं। उस फोल्डर पे देखना है आपने क्या बना हुआ है, कौन कौन सी पिक्चर लगाई हुई है उन्होंने, क्योंकि कोई भी सेंटर होता है, कोई भी हॉस्पिटल होता है, वो इस बात का जरूर ध्यान रखता है कि अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है अपने फोल्डर के ऊपर। आपने उसमें देखना है इसमें कॉर्नरी एंजियो है, तो आपने उस अकॉर्डिंग पूरा डिटेल लेके जानी है। आपने देखना कौन कौन सी एंजियो हो रही है, ब्रेन एंजियो हो रही है, एओर्टिक एंजियो हो रही है, एब्डोमेन एंजियो हो रही है, तो उस बारे में आपने उसकी डिटेल लेके जानी है। ऐसा ना कि उसका फोल्डर आपके पास में, कि आपके पास कहीं पड़ा हो तो वो आपको पूछ सकता है उसके बारे में कि हाँ भी ये क्या है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखनी होती है, ये कैसे करते हैं। आप ये एंजियो कर लोगे, कॉर्नरी एंजियो कर लोगे, ब्रेन एंजियो कर लोगे, एब्डोमेन एंजियो कर लोगे, चेस्ट में जो थोरेसिक एंजियो है वो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अपर लोअर लिम्ब एंजियो कर सकते हो। यदि आपने वहाँ पे बोल दिया नहीं कर सकता, तो फिर आपकी जो वैल्यू है, जो आपका ग्राफ है, वो डाउन चला जाएगा।
ठीक है। हमेशा इस बात का आपने बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। इस बात में हुई है उसमें पूरी डिटेल लेके ही जाना है आपने, ऐसा ना हो कि बिना फोल्डर देखे आप चले जाओ, ठीक है। तो यही जो हमारी बातें होती हैं इंटरव्यू में ध्यान रखने वाली होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी के बारे में, एनजीओ के बारे में, कंसेंट फॉर्म के बारे में, कॉन्ट्रास्ट के बारे में, आपका रीज़न क्या था, इन बातों का यदि आप ध्यान अच्छे से रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी इंटरव्यू देने में। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है वो आपको स्कैन करवा लेगा। जल्दी स्कैन में आपको पूछ लेगा कि ये क्या आ रहा है, ये एसडीएच आ रहा है या ईडीएच आ रहा है या आईवीएच आ रहा है, इन्फाक्ट आ रहा है, ब्लीड आ रही है या क्या आ रहा है, इन बातों में पूछ सकता है। स्कैन हेड कर लोगे, अब्डोमेन कर लोगे, ठीक है, इन बातों का ही पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं होता, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट इधर उधर वाले काम से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यदि एचआर होएगा, एचआर को इतनी नॉलेज नहीं होएगी, ठीक है, वो आपको सिंपल ही क्वेश्चन पूछेगा, कर लोगे, क्या क्या कर लेते हो, यही पूछेगा। यदि कोई सीनियर आपका टेक्नीशियन है, ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट है, तो वो आपको पूरा डिटेल में यही चीज़ें पूछेगा। आपने ध्यान रखना है, यदि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में एनवीएच होता है, वो पूरी डिटेल से हर काम को स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं एनवीएच वाले में, ठीक है। यदि सेंटर में ऐसा नहीं होता, जो छोटे सेंटर होते हैं, बड़े सेंटरों में भी ध्यान रखना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपको नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। थैंक यू।